जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी के लिए सॉक K9 वज्रटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ साइन। MDL ने इंडियन नेवी को डिलीवर करी 2 एडवांस वॉरशिप्स। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान बना रहा है अमेरिका को टारगेट करने वाली लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स। असम पुलिस की STF ने बांग्लादेश बेस्ड आतंकी संगठन की एक बहुत बड़ी साजिश करी नाकाम। और पैंगोंग लेक के बियॉन्ड अपने क्षेत्र में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज कंटिन्यू। आज 20 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के लिए एडिशनल सॉक K9 वज्रटी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की खरीद के लिए L&T के साथ औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इसकी वैल्यू है 7,628.70 करोड़ रुपीस और लगभग 4 वर्षों के टाइम पीरियड के अंदर इस परियोजना को पूरा किया जाएगा और इसमें काफ़ी सक्रिय रूप से कई अलग अलग इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और इसमें इस्तेमाल होने वाला जो स्वदेशी कंटेंट है वो पहले सप्लाई की गई K9 वज्रटी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A क्लास के तहत बनाई जाने वाली पहली स्टेल्थ फ्रिगेट जिसका नाम है नीलगिरी और प्रोजेक्ट 15B क्लास के तहत बनाई जाने वाली चौथी एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है सूरत, तो इन दोनों वॉरशिप्स को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया है और अब जल्द ही इन दोनों वॉरशिप्स को इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। इन दोनों ही वॉरशिप्स को स्वदेशी तौर पर बनाया गया है और मॉडर्न थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इन्हें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड किया गया है और इन निश्चित रूप से इंडियन नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे। लोकसभा में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की जो रिपोर्ट पेश की गई थी तो उस रिपोर्ट में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उस घटना को लेकर ये कहा गया है कि 8 दिसंबर 2021 को हुई ये घटना पायलट एरर के कारण हुई थी, यानी कि इस क्रैश को ह्यूमन एरर के अंडर रखा गया और ये दुर्घटना हेलीकॉप्टर की शेड्यूल लैंडिंग से कुछ ही मिनट्स पहले हुई थी। और 2017 से लेकर 2022 तक इंडियन एयरफोर्स के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उन सभी का एनालिसिस करते हुए स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से हाईलाइट किया गया कि इस टाइम पीरियड में टोटल 34 दुर्घटनाएं हुई हैं और इन 34 दुर्घटनाओं में से 19 दुर्घटनाएं ह्यूमन एरर के कारण हुई हैं, 9 दुर्घटनाएं टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण और बाकी की बर्ड स्ट्राइक जैसी अन्य कॉजेस की वजह से। इसके अलावा रशियन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि जो लेटेस्ट ब्रह्मोस NG मिसाइल है उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और अब ये मिसाइल अपने डेवलपमेंट फेज में एंटर कर चुकी है और इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस मिसाइल की एक और नई एक्सपोर्ट डील को भी साइन करने के लिए तैयार है। हालांकि ब्रह्मोस की नई डील किस देश के साथ होने वाली है तो उस पर फिलहाल अभी कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। बाकी ऑफिशियल्स की तरफ से भी बताया गया है कि जो ब्रह्मोस NG होगी तो उसे पहले तो एरियल प्लेटफॉर्म्स के लिए स्मार्ट वेपन की तरफ विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसे बाद में वॉरशिप्स, सबमरीन्स और यहाँ तक कि ग्राउंडेड प्लेटफॉर्म्स में भी इंटीग्रेट करने के हिसाब से बनाया जाएगा। और ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ स्मार्ट गाइडेंस और एडवांस एवियोनिक्स जैसे फीचर्स के साथ आएगी और इस मिसाइल के ट्रायल फेज तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लगने वाला है। और ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वाले वर्जन को डेवलप करने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि फिलहाल अभी ये कुछ वर्ष दूर है क्योंकि अभी वे वर्तमान समय में नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं और जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया भर में ही अपनी एवोल्यूशन की स्टेज पर है और इसमें होने वाले सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए ही हम अपनी रणनीति को तैयार करेंगे। वैसे आपको रिमाइंड करा दें कि कुछ समय पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनमें क्लेम किया गया था कि ब्रह्मोस का जो हाइपरसोनिक वर्जन विकसित करने वाली परियोजना है तो उसे फिलहाल अभी बजट वाले इशू के चलते पोस्टपोन किया जा रहा है और बाकी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अगला एक्सपोर्ट कस्टमर कौन बनने वाला है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशंस बेहद ही शानदार और रोमांचक तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका ने भारत को अपने मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दे रखा है। बाकी इसके अलावा आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की 4 एंटिटीज़ पर प्रतिबंध लगाए थे और जिसमें से एक पाकिस्तान की स्टेट ओन कंपनी भी थी। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के डेप्यूटी NSA की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने तेजी से सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजीज को विकसित किया है और जो पाकिस्तान के एक्शंस हैं वो अमेरिका के लिए एक उभरते हुए खतरे की तरह हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की करंट बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वाली परियोजना कंटिन्यू रहती है तो पाकिस्तान ऐसी कैपेबिलिटी विकसित कर रहा है जो कि साउथ एशिया के बियॉन्ड भी उसे टारगेट करने की स्ट्राइक देता है और इसलिए अमेरिका अपने इन कंसर्न्स को लेकर पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना जारी रखेगा। और इसी के चलते कल जो अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 एंटिटीज़ पर प्रतिबंध लगाए थे तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ था जब अमेरिका ने पाकिस्तान की किसी एक स्टेट ओन कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाए हों। और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के डेप्यूटी NSA का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे लिए पाकिस्तान की हरकतों को
अमेरिका के लिए उभरते हुए खतरे के अलावा किसी और चीज़ के रूप में देखना कठिन है। और इसी मामले पर अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने भी प्रश्न उठाए हैं, जिसमें भी पूछा गया कि पाकिस्तान ऐसी कैपेबिलिटी विकसित क्यों कर रहा है, या फिर ऐसी क्या चीज़ें जिसने उसे कैपेबिलिटी विकसित करने के लिए मोटिवेट किया है, जो कैपेबिलिटी अमेरिका के खिलाफ भी वो इस्तेमाल कर सकता है। और जबकि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि भारत उन सभी घटनाक्रमों पर बहुत बारीकी से नज़र रखता है जिसका हमारी सुरक्षा और हमारे हित पर असर पड़ता हो, और भारत इन बातों को बहुत गंभीरता से लेता है और उसके खिलाफ जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी करता है। असम पुलिस की एसटीएफ ने अभी हाल ही में बांग्लादेश बेस्ड एक आतंकी संगठन की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि इंटेलिजेंस पर आधारित ये एक नेशन वाइड ऑपरेशन था। इसे केरला और वेस्ट बंगाल पुलिस की सहायता के साथ अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में टोटल 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, और ये जो आतंकी गिरफ्तार किए गए ये बांग्लादेश आधारित एबीटी ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में अलकायदा की ही एक विंग है। और उनको पकड़ने के लिए असम पुलिस की एसटीएफ ने ऑपरेशन प्रघात लॉन्च किया था, जिसमें से 3 आतंकी पकड़े गए थे केरला और वेस्ट बंगाल से, और 5 पकड़े गए थे असम से। इन्होंने नवंबर के महीने में वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करी थी, और फिर उसके बाद ये असम और केरल की विजिट पर गए थे, जहां वे एबीटी संगठन के स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने गए थे। और इनका एक एडिशनल टास्क भी था कि भारत में एक और नए आतंकी नेटवर्क को बनाना, ताकि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हिंसा भड़काई जा सके। और ये जो एबीटी संगठन है ये पूरे भारत में स्लीपर सेल्स को क्रिएट करने के लिए तैयार था, और इनकी योजना थी असम और वेस्ट बंगाल में कोवर्ट ऑपरेशंस करके भारत को इंटरनली मैक्सिमम डैमेज देना, जिसमें वो कुछ टॉप लीडर्स को टारगेट करने वाले थे, जिनमें कुछ रिलीजियस लीडर्स भी हैं। बाकी एसटीएफ पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है, इनके स्लीपर नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। बाकी इस तरह की घटनाएं इस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि किस तरह से कोई तो है जो बांग्लादेश को भारत के लिए एक नए फ्रंट के तौर पर तैयार कर रहा है। और इससे जुड़ी एक और घटना हुई है कि अभी बांग्लादेश में जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, तो इस गवर्नमेंट में एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन रखने वाला महफूज आलम नाम का व्यक्ति, तो इसने अपने फेसबुक से एक पोस्ट करी थी, और इस पोस्ट में उसने बांग्लादेश के मैप में भारत के बंगाल, असम और त्रिपुरा के क्षेत्रों को दिखाया था। हालांकि फिर बाद में इस महफूज आलम ने अपनी इस बेतुकी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। लेकिन इस पोस्ट पर भारत ने बांग्लादेश के सामने एक बहुत ही कड़ा विरोध जताया है, और ये भी कहा है कि हम सभी संबंधित पक्षों को उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाना चाहेंगे। जबकि भारत ने बार बार बांग्लादेश के लोगों और अंतरिम सरकार के संबंधों को बढ़ावा देने में रुचि का संकेत दिया है। लेकिन इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो सार्वजनिक अभिव्यक्ति में जिम्मेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से जो पैंगोंग लेक की लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि जो चीन है वो यहाँ के करंट बफर जोन के बियॉन्ड अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में शामिल है, और चाइनीज आर्मी के श्रीजाप और रिमुचांग पेट्रोल बोट बेसिस को एक्सपेंड करने की एक्टिविटीज भी चल रही हैं। और जबकि इस बात की जानकारी हाल ही में पेंटागन की रिपोर्ट में भी दी गई थी कि चीन ने एलएसी के पास अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा हुआ है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि बॉर्डर एरियाज पर भारत की भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके निर्माण कार्य जारी है। बाकी लद्दाख से एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहाँ लद्दाख के एक वीर जिनका नाम है श्री ताशी नामग्याल, तो उनका निधन हो गया है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि श्री ताशी नामग्याल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में सबसे पहले सूचित किया था, और उनकी सूचना ने 1999 के ऑपरेशन विजय में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1993 में नागालैंड में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन एन जयचंद्रन नायर वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आज भारत की सशस्त्र सीमा बल का 61st रेजिंग डे भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की जो एसएसबी है उसे मुख्य रूप से किस उद्देश्य के साथ बनाया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।